Hello friends, this is Viraj Rane from Perseverance Institute Mumbai. I hope everyone is doing well, especially with respect to your padai and with respect to your health. Now, as you all know, we are doing a series of lectures on ancient Indian history. Today's discussion is on a topic that is not so important from your examination point of view. The reason for that is questions इतने इसमें से नहीं आते एंड बिकॉज क्वेश्चन इसमें से इतने नहीं आते तो हमारे लिए टॉपिक उतना ज़रूरी नहीं है. इवन देन वी आर डिस्कसिंग इट. द रीज़न फॉर दैट इज अगर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऊपर वाला कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लिया जाए तो 2 मार्क्स कमाने में गलत क्या है. ठीक है, तो 2 मार्क्स हमें अगर आसानी से मिल रहा है तो लेट अस टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन जो अभी हम लोग करने वाले हैं. प्रीलिम्स जो है वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भी डिपेंडेंट है. यू हैव टू सिलेक्ट दोज टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एंड फोकस ऑन इट मोर रैदर देन फोकसिंग ऑन एवरीथिंग इक्वली. ऐसा नहीं होता है प्रीलिम्स में. इवन इफ सम पीपल माइट बी कंपेयरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स विथ T20 मैच, तो याद रखना T20 मैच की तरह हर बॉल पे 6 मारने नहीं जाना है. यू हैव टू बी सिलेक्टिव both in terms of studying and also in terms of attempting the right questions. In prelims examination, it is very important to know what questions you will be attempting and you have to control your attempts. ऐसा नहीं कि हर बॉल पे गए और 6 मारने लगे. You will definitely get out with that particular strategy. कोई उस तरह की स्ट्रैटेजी से पास नहीं होता प्रीलिम्स. Remember this. That is why focus on what you will be studying and also when you do your mock tests focus on how to attempt those particular questions जो आपको पास कराएंगे. we'll talk about that also. मैं एक वीडियो जो है उस पर भी बनाऊंगा कि किस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कितने रीडिंग्स लेने चाहिए. we'll look into that. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक. जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला. द टॉपिक इज ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन ऑन इंडिया. नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से. जो पूछे अगर गए तो आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है, आंसर देना है, 2 मार्क्स कमाने हैं और खुश रहना है. ठीक है, खुश तो वैसे भी रहना है. ठीक है, जो अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं और जो एक्चुअली मैं करना चाहता था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म. पक्का उसमें से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा. कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मुझे नहीं पता, बट पक्का क्वेश्चन आएगा. वी विल डिस्कस दैट इन ग्रेट डिटेल क्योंकि ज़रूरी है. जितना कवर कर सकते हैं वो टॉपिक हम करेंगे, लेकिन ये टॉपिक बेसिक मिनिमम पे ही हम लोग छोड़ने वाले. तो चलो शुरू करते हैं डिस्कशन अपना. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक इनटू while discussing this topic is the geography. तो ईरान या ग्रीस, ईरान या मैसेडोनिया इंडिया के वेस्ट में है. तो ऑब्वियसली अगर ये कंट्रीज़ हम पे अटैक करेंगे तो वेस्ट से करेंगे और टू बी मोर प्रिसाइज नॉर्थ वेस्ट से करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज व्हेन दिस कंट्रीज और व्हेन दिस एम्पायर्स केम टू इंडिया एंड इन्वेडेड इंडिया, इट वॉज थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न. जोग्राफी वॉज द फर्स्ट रीज़न कि नॉर्थ वेस्ट से वो क्यों आए. लेकिन नॉर्थ वेस्ट से आने का मतलब ये नहीं है ना कि उन्होंने अटैक करना ही चाहिए था और अटैक सक्सेसफुल होना ही चाहिए था. नाउ दे कुड अटैक बिकॉज दे डिड नॉट सी एनी लार्ज एम्पायर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वी सी मगध इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो नॉर्थ वेस्ट में उन्हें कोई बड़ा एम्पायर मिला नहीं, और क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में कोई बड़ा एम्पायर उन्हें मिला नहीं, दैट इज़ द रीज़न दे कुड अटैक and they could also emerge victorious. नॉर्थ वेस्ट में हम लोग ज़्यादा देखते हैं छोटे छोटे स्टेट्स, एंड स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट वेर ऑफ बोथ टाइप्स. सो देर वेर मोनार्कियल स्टेट्स ऑल्सो एंड देर वेर रिपब्लिकन्स ऑल्सो. दोनों टाइप के स्टेट्स थे, बट दोनों भी छोटे छोटे थे. सो फॉर एग्जाम्पल देर वॉज गांधारा, देर वॉज कंबोजा, देन देर वॉज मद्र. कोई बड़ा स्टेट नहीं था. जो पहला अटैक आता है नॉर्थ वेस्ट से ईरान की तरफ से इज़ इन 516 BCE. इट इज़ इन 516 BCE and it comes
by Darius. Darius is the king of Achaemenian Empire of Iran. तो Achaemenian Empire का वो किंग है, उसके रूल में, दरायस के रूल में अटैक इंडिया पे आता है एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया becomes the part of the Iranian Empire. North western part of India becomes the satrapi. Satrapi का मतलब है province of the Iranian Empire. Now what is so peculiar about this particular system province? ठीक है, हम लोग देखेंगे, आगे भी देखेंगे सत्रपी, प्रोविंस, सत्रप वगैरह. सो हर सत्रपी को जो है एक नंबर ऑफ सोल्जर्स और नंबर ऑफ एंड द amount and a particular amount of money it had to give to the Iranian Empire. Number of soldiers during the war and yearly एक amount of पैसा देना पड़ता था Iranian Empire को. It is said कि the Indian satrapy, that is the northwestern part of India, today's India, northwestern part of today's India and also Pakistan and Afghanistan, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो सत्रपी जो है इट वॉज द 28th सत्रपी. वो 28 सत्रपी थे, वो 28th था और वहाँ से सबसे ज़्यादा सोल्जर्स जाते थे. इट वॉज एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलस. तो बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ से जाते थे ईरान के आर्मी में एंड इट वॉज द मोस्ट वेल्दी सत्रपी एंड हेंस सबसे ज़्यादा टैक्स वहीं से जाता था ईरानियन एम्पायर को. अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाए ना तो ज़र्क्सिस का जो अटैक है ग्रीस पे या ग्रीक सिटी स्टेट्स पे, उसमें इंडियन सोल्जर्स का बहुत बड़ा हाथ था. इंडियन सोल्जर्स उस वॉर में दे हैड टेकन पार्ट. ईरान और इंडिया का जो ये रिलेशन है, दैट इंडियन नॉर्थ वेस्ट बीइंग द पार्ट ऑफ इरानियन एम्पायर, it continued for over 200 years till Alexander came to India. अलेक्जेंडर आने तक ये पूरा पार्ट जो है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, ईरानियन एम्पायर का भी पार्ट था. what significance we can attribute to this relation between Iran and India? First and foremost, ट्रेड एंड कॉमर्स ब्लॉसम्ड बिटवीन इंडिया एंड ईरान. तो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने का एक एविडेंस है जो हमें मिलता है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इरानियन कॉइन्स फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पंच मार्क कॉइन्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंच मार्क कॉइन्स जो है इंडिया में आए ईरान के वजह से. इंडिया में पंच मार्क कॉइन्स यूज़ होते थे, हमें ईरानियन पंच मार्क कॉइन्स मिलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, which is evidence to the growth of trade. What we also see is ईरान का इन्फ्लुएंस इंडियन आर्किटेक्चर पे. जो मॉन्यूमेंट्स बनाए अशोक ने, एम्परर अशोक ने बाद में, उनमें हम लोग बहुत ज़्यादा ईरानियन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखते हैं. जो एडिक्स वो लिखता था उसमें ईरानियन अल्फ़ाबेट्स का इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं. जो उन्होंने लिखे अशोक ने, एम्परर अशोक ने, जो उन्होंने मैसेजेस लिखे अपने मॉन्यूमेंट्स में, उसमें हम लोग जो है ईरानियन अल्फ़ाबेट्स का इन्फ्लुएंस देखते हैं. हम लोग जो प्रियम्बल अशोक अपने आर्टिफैक्ट्स में यूज़ करते थे, उनमें ईरानियन इन्फ्लुएंस देखते हैं. वी ऑल्सो सी ईरानियन इन्फ्लुएंस थ्रू द स्क्रिप्ट दैट अशोक यूज्ड, Khurushtu script. So Emperor Ashok used to write in different parts of India according to the language that was prevalent in that part of India and also the script that people understood in that part of India. तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हम लोग देखते हैं Emperor Ashok uses Khurushtu script. This Khurushtu script came to India from Iran, and the speciality of this Khurushtu script is it is written from right to left. राइट से लेफ्ट ये लिखी जाती है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. ईरान वॉज ऑल्सो, द इरानियन एम्पायर वॉज ऑल्सो द रीजन थ्रू विच और बिकॉज ऑफ विच ग्रीक्स एंड मैसिडोनियंस केम टू नो अबाउट इंडिया. इंडिया के फैबुलस वेल्थ के बारे में द मैसिडोनियंस एंड द ग्रीक्स केम टू नो थ्रू ईरान.
हेरोडोटस, जिसे बोला जाता है द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस राइट्स अबाउट इंडिया एंड ही सेज इंडिया वॉज द लैंड ऑफ फैबुलस वेल्थ. ये उसे मालूम पड़ा थ्रू द इरानियंस, ये उसे मालूम पड़ा थ्रू द इरानियंस. नाउ कमिंग टू 4th century BC. 4th century BC में we see a very ambitious young man living Macedonia, that is Alexander, living Macedonia and wanting to capture the world. वो पहले एशिया माइनर आता है, that is today's टर्की. पहले एशिया माइनर आता है, टर्की कैप्चर करता है जो ईरानियन एम्पायर का पार्ट था. फिर ही कैप्चर्स इजिप्ट, फिर ही कैप्चर्स इराक, Iran, he goes to Afghanistan, captures Kabul, present day Kabul, and then he comes to India. उसके इंडिया आने के 2 reasons. First reason was of course he wanted to capture the world. He always dreamt of being equal to the Greek gods like Olympus, like Jupiter. वो चाहता था Greek gods जो है, ये powerful Greek gods Olympus और Jupiter जो है उनकी तरह इसे भी ट्रीट किया जाए. Other was of course the fabulous wealth of India. He wanted the wealth of India, hence he decided to attack India. When he was on his way to attack India, the kingdoms and the republican states of northwestern India could have come together and stopped Alexander, but they could not do it. They could not force unity to fight against Alexander, and hence what we see is Alexander entering the Khyber Pass in the Hindu Kush, and the Khyber Pass at that time remained unguarded. So that was one of the strategic locations जहाँ पे Alexander को रोका जा सकता था, but it did not happen because of the differences between the states. Now Alexander on entering India had to face 2 kingdoms. First was the kingdom of King Ambi, who ruled from Takshila, and second was the kingdom of Porus, who ruled in the area between Jhelum and Chenab. Takshila जब वो पहुंचा Alexander, when he reached Takshila, at that point of time Ambi surrendered to him, Ambi submitted to him, and when he submitted to him, he also presented him with soldiers for fighting war and also with wealth, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है Alexander वॉर करते करते खर्च कर चुका था. तो Alexander को replenishment मिला both in money and in men. Then he reached the banks of river Jhelum. यहाँ पे he had to fight with Porus because Porus did not surrender to him. In fact, ये जो बैटल है जिसे ग्रीक्स लिखते हैं, the battle of Hydaspes, very important, remember this name. The battle of Jhelum, battle of Hydaspes. Jhelum को ग्रीक्स Hydaspes बोलते हैं. ठीक है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. Now this particular battle of Hydaspes was won by Alexander, but he also suffered large damages. So it was not like his earlier wars, जिसमें वॉर शुरू होते ही या वॉर थोड़ा आगे जाते ही Alexander would win because of his strategies. Alexander had to fight this war for 1 whole day, and in that 1 whole day he lost many of his soldiers. Of course, Porus lost more soldiers and Porus was defeated in the war, but then Alexander was impressed by the bravery of Porus and the bravery of his soldiers, also by the loyalty of the soldiers of Porus, जिन्होंने आखिर तक पोरस के साथ मिलके अलेक्जेंडर के साथ फाइट किया. He was so impressed with Porus that he gave Porus his throne back. He asked Porus to continue as the king, and then Alexander wanted to move ahead. यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है. इनफैक्ट ये पर्टिकुलर जो बैटल है, बैटल ऑफ जेलम या बैटल ऑफ हेडिस्पस, इसके बारे में एक ग्रीक हिस्टोरियन अरियान बोलते हैं कि इंडियंस आर सुपीरियर इन द आर्ट ऑफ वॉर. तो द ग्रीक्स हैड नॉट सीन एनी अदर कंट्री फाइटिंग विद देम विद सच अ ब्रेवरी. ठीक है, हेंस ग्रीक हिस्टोरियंस वर ऑल्सो कंपेल्ड टू राइट in high regards about the Indian soldiers and Indian king, that is Porus.
Alexander wanted to move ahead. He wanted to move ahead and attack. He wanted to attack what we can say the central part of India, आगे बढ़ते हुए central and the eastern part of India, but then that could not happen. The reason was कि the Greek soldiers now did not want to go beyond the river Bias, जहाँ तक वो पहुँच चुके थे. रिवर बियास को ग्रीक्स नाम देते हैं हाइफासिस. तो रिवर हाइफासिस, जिसे ग्रीक हाइफासिस बोलते हैं, हम लोग बियास बोलते हैं, वहाँ से आगे अब अलेक्जेंडर के सोल्जर्स को जाना नहीं था. रीज़न क्या थे? फर्स्ट रीज़न वॉज कि ग्रीक सोल्जर्स बिकेम वॉर वेरी. वॉर लड़ते लड़ते वो लोग थक चुके थे, वी कैन से पक चुके थे. द सेकेंड रीज़न वॉज दे हैड स्टार्टेड गेटिंग सिक. तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ के जो डिसीजेज है यहाँ के डिसीजेस के लिए ग्रीक सोल्जर्स वर नॉट इम्यून. वो नए नए आए थे इंडिया में, एंड बिकॉज वो नए नए आए थे इंडिया में, सो दे गॉट इन्फेक्टेड विद दोज डिसीजेज जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था, उनकी बॉडी को पता नहीं था. ऑन टॉप ऑफ दैट देर वर रूमर्स दैट दिस पर्टिकुलर डिसीजेज वेर ड्यू टू द कर्सेस ऑफ इंडियन गॉड्स. और जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे हमारे ऊपर ये कर्ज गिरता रहेगा. आगे द सोल्जर्स बिकेम होम सिक. तो अलेक्जेंडर सोल्जर्स वर फाइटिंग अलोंगसाइड हिम फॉर मोर देन अ डेकेड, एंड इतने साल फाइट करने के बाद एट द एंड दे हैड स्टार्टेड फीलिंग कि अब उनसे फाइट नहीं हो पाएगा. ठीक है, अब उनसे फाइट नहीं हो पाएगा, एंड दे वॉन्ट टू गो बैक होम, दे वॉन्ट टू सी देयर फैमिलीज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ग्रीक सोल्जर्स had tasted the strength of Indian king also, a strong Indian king also, and his soldiers also. And they had also heard about the Nanda Empire, जो मगध में रूल कर रहा था. They had heard कि Nandas had 6,000 war elephant. In fact, the battle of Hellespont, जो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ, that was the first time that Alexander and his soldiers saw the use of elephants in war, and it was a scary scene. Elephants war में बहुत तबाही मचा रहे थे. जब इनको मालूम पड़ा कि नंदास के पास 6,000 एलिफेंट्स हैं, तो they were not prepared to take that risk. Alexander tried to motivate them by giving good speeches. He was a good orator. He tried to motivate them, but it was of no use. At last, it is written by Greek historians, the king who was not defeated by any king in the world was defeated by his own soldiers. ठीक है, और ये भी याद रखना है किसके बारे में बोला गया था, ये अलेक्जेंडर के बारे में बोला गया था. जिस किंग को कोई दूसरा किंग हरा नहीं पाया, कोई दूसरे सोल्जर्स हरा नहीं पाए, उसे उसके खुद के सोल्जर्स ने हरा दिया. Alexander went out of India fighting. मतलब he told his soldiers कि ठीक है हम लोग वापस चलते हैं. But what he also did was, when he was going out of India, he took a route जिससे वो और ज़्यादा वॉर्स लड़ सके और ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर कर सके. Another reason was also कि nobody trusted him. अगर वो अलेक्जेंडर किसी से बोलते कि मुझे अपने टेरिटरी में से पास होने दो, ठीक है, मैं आपको कैप्चर नहीं करूँगा, I just need to take this route, nobody would have trusted him. तो वॉर तो होना ही था. अगर वो इंडिया से बाहर भी जाना चाहते थे किसी और रूट से, तो एक रूट से वो आए थे, वो छोड़ के अगर किसी और रूट से बाहर जाना चाहते थे तो वॉर तो होना ही था. एंड इट ऑल्सो सूटेड अलेक्जेंडर ना, उतने ज़्यादा वॉर तो उतनी ज़्यादा टेरिटरी उन्हें मिल गई, एंड सोल्जर्स को ये भी सेटिस्फैक्शन है कि हम लोग बाहर जा ही रहे. ठीक है, सो ही केप्ट ऑन फाइटिंग वाइल लिविंग इंडिया. और जिन जिन सोल्जर्स ने उसको सबमिट किया, आइदर बिफोर द वॉर और आफ्टर द वॉर, अलेक्जेंडर एग्रीड टू कीप देम एज अ किंग. हाँ ठीक है, आप किंग रहिए, बट कीप सेंडिंग द ट्रिब्यूट. और उस तरह से kept on enlarging his empire and kept on adding territories to his empire. What were the effects of Macedonian invasion of India? First and foremost, Europeans and Indians came in direct contact with each other. Alexander का जो empire था इंडिया में, the territories that Alexander controlled in India, captured in India, were more than the territories captured by the Iranians. ठीक है, उस वजह से
कॉन्टैक्ट एंड रिजल्टेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट दैट इज ट्रेड और ज़्यादा बढ़ गया. We also see establishment of Greek establishments in northwestern part of India. So there was an Alexandria in Kabul, there was an Alexandria in Sindh, there was Bokepela in, there was a Bokepela, name of the place Bokepela in Sindh. What we also see is Alexander was very curious with respect to the use of oceans. तो पहली बार इतना बड़ा ओशन उसने इंडिया में देखा था अलेक्जेंडर ने, एंड बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट ओशंस एंड ऑल्सो हाउ द टू कंट्रीज कुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वाटर वे, वॉट ही डिड वॉज ही सेंड वन फ्लीट ऑफ मैसिडोनियन सोल्जर्स अंडर हिज फ्रेंड नियरड्यूस to explore the coast of India and search for harbors from the mouth of river Indus till rivers यूफ्रेट्स. तो यूफ्रेट्स जैसे हमें पता है आज के ईरान में है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, दिस वेर द रिवर्स जिनके सराउंडिंग प्लेन्स को मैसिडोनिया बोला जाता था, एंड मैसिडोनियन सिविलाइजेशन वॉज कॉन्टेम्पररी टू हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, तो यूफ्रेट्स रिवर जो है हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है हिस्ट्री में. इवन टुडे यूफ्रेट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर. तो याद रखना, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस आर इन प्रेजेंट डे इराक, दे आर इन प्रेजेंट डे इराक. ठीक है, पहले अगर मैंने ईरान बोला होगा तो आई एम सो सॉरी, दे आर इन प्रेजेंट डे इराक. सो जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के बारे में भी अलेक्जेंडर इंथुजियास्ट है. ही प्रमोट्स जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव जोग्राफिकल accounts of that time period. Alexander also left behind definite dates, that is his historians have in detail talked about his journey to India and his journey out of India, and that has helped us to chronologically arrange our history, chronologically arrange India's history. The accounts left by Alexander's historians are also needed for the purpose of understanding the social and economic condition of India when he came to India, when Alexander came to India. For example, we know that sati was practiced in northwestern India because Alexander's historians have written about it in their accounts. We also know, ये important fact है, not so important but ठीक है, this is something जो थोड़ा सा अनयूजुअल है. सो अनयूजुअल माइट बिकम अ क्वेश्चन, अनयूजुअल फैक्ट माइट बिकम अ क्वेश्चन, एंड दैट वाज अलेक्जेंडर लाइक्ड द क्वालिटी ऑफ इंडियन ऑक्सेस. तो इंडिया के जो ऑक्सेस है उनकी क्वालिटी अलेक्जेंडर को बहुत पसंद आई, एंड लार्ज नंबर ऑफ देम वेर पैक्ड एंड सेंट टू मैसिडोनिया फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर. अलेक्जेंडर का इंडिया में आना, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के पॉलिटी पे, मगध के पॉलिटी पे. वाई? बिकॉज वंस अलेक्जेंडर अटैक्ड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड ही मेड दोज स्टेट्स सबमिट टू हिम. वॉर किया, उन स्टेट्स को वीक किया, उन स्टेट्स के वीक होने के बाद ही मेड देम सबमिट टू हिम. वॉट हैपेंड वॉज these states now could not defend themselves against another person, and that person was Chandragupta. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य. What Chandragupta Maurya did was he started establishing his kingdom by taking over these weakened states, और यहाँ से अपनी किंगडम बनाते बनाते he reached मगध. तो there is a story कि चंद्रगुप्त टीचर केम टू दिस कंक्लूजन कि डायरेक्टली मगध पे अटैक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही सॉ अ मदर एक्सप्लेनिंग टू हर सन कि गरम चावल और दाल खाते वक्त डायरेक्ट बीच में से नहीं खाते, हाथ जल जाएगा, तो पहले बाजू से खाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू रीच द सेंटर. सो चाणक्य helped Chandragupta establish authority over the northwestern part of India, which was relatively easy now because Alexander had weakened this state, and then come to Magad, attack Magad and control Magad, and take under his control the whole of North India.
So this was the information related to this particular topic, invasion of Iran and Macedonia on India. जैसे मैंने बोला नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जितना डिस्कस किया है उतना ही अगर आप कहीं से किसी सोर्स से पढ़ लोगे, आर एस शर्मा से या डी एन झा से, किसी भी बुक से, दैट विल बी मोर देन इनफ। एक रीडिंग काफ़ी हो गया इस टॉपिक के लिए, ज़्यादा इस टॉपिक में अपना माथा मत ये फोड़ो, ठीक है। अनदर थिंग, इफ़ यू थिंक कि दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज़ हेल्पिंग यू, प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स। यूपीएससी में शेयर करने से ही पढ़ाई होता है। यूपीएससी में ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अकेला पास हो जाऊंगा। शेयरिंग इज़ द बेस्ट मोड ऑफ स्टडिंग इन यूपीएससी। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये चैनल आपके लिए है, आपको प्रीलिम्स में पास कराने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज के लिए इतना ही। I will come back with the discussion on the most important topic of ancient India, that is Jainism and Buddhism. ठीक है, चलो बाय, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।